नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी एजुकेशन में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है। अभी नवंबर चल रहा है और जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो हमारा परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और इसको देखते हुए हमें अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, तेज़ कर देना चाहिए और पूर्ण रूप से तैयार होकर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाए, ताकि बेहतर तरीके से हम सभी प्रश्नों को हल करके आएँ और अच्छे से अच्छे नंबर ला के अपना नाम रोशन करें। तो इसी के मद्देनज़र आज हम लोग एक नए वीडियो पे जो है आज का हमारा विषय होगा वो है विज्ञान विषय का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे, एक सेट करेंगे हम लोग, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, जो भी सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, उसको देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो तेज़ी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं और सुनकर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से याद होगा। कहते हैं कि पढ़ने से जितना याद होता है, अगर उस चीज़ को हम देखकर और सुनकर पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। तो आप देखकर और साथ में साथ सुनकर पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा याद होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये आगे हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी वीडियो का लाभ उठाएं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ। विज्ञान विषय में कुल 80 अंक का जो है वो परीक्षा होगा, जिसमें से 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बनाने होंगे और 40 सब्जेक्टिव जो लिखने वाला होगा। 40 में आपका कुल 80 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 40 ही बनाना है, 40 आपको छोड़ देना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें बिहार सरकार ने की है और इससे ज़्यादा अंक लाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि 40 प्रश्न का एक लंबा लिस्ट आपके 80 प्रश्न का एक लंबा लिस्ट रहेगा आपके पास, उनमें से मात्र 40 प्रश्न ही बनाना है। 40 प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। तो यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर अच्छा से तैयारी करें और ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाएं तो अच्छा नंबर, आप बहुत अच्छा नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो 70 से 80% मार्क्स जो है मिनिमम हम लोग देखते हैं कि आने चाहिए। हर बच्चे का 70 से 80% आना चाहिए। आप लोग 80% को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को जारी रखें और हमारी कामना रहेगी कि सभी लोग अच्छे से ज़्यादा नंबर से पास करें। तो चलिए अब हम लोग अपने बातों को यहीं पर रोकते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान विषय का ये प्रश्न है। यह वीडियो पहला है, यानी कि आज हमारा यह सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा आज पहला प्रश्न है, वह है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। चुंबक के ध्रुव पर जो चुंबक का क्षेत्र होता है, यानी सेंटर पर, किसी भी चुंबक के सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है महत्तम होता है, यानी मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी कहता है निम्नतम होता है, यानी सबसे कम होता है। सामान्य मतलब नॉर्मल होता है, या कोई नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा ऑप्शन एक, यानी कि महत्तम होता है। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह चुंबक के केंद्र पर, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी हाई होता है। जैसे ही हम सेंटर पर होंगे चुंबक के, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सबसे हाई होगा, और जैसे ही हम किसी चुंबक के सेंटर से दूर कोर की ओर, यानी उसके किनारे की ओर बढ़ेंगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है धीरे धीरे कमता जाएगा, यानी निम्नतम की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए महत्तम होता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न 2 कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए आवर्धन, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी प्रवर्धन या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आवर्धन। ये फिजिक्स का जो हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी दर्पण पर जो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई जो होती है उसके बीच का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का जो सूत्र होता है वही होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए कहता है 1.33 है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अल्कोहल का अपवर्तनांक है। ऑप्शन ए कहता है 1.33 है, ऑप्शन बी कहता है 1.65 है, ऑप्शन सी कहता है 1.36 है, ऑप्शन डी कहता है 1.31 है। क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र का जो लेंस होता है, नेत्र लेंस, उसमें समायोजन की क्रिया होती है आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या डी कॉर्निया द्वारा। किसके द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन होता है? आगे पीछे नेत्र लेंस जो आगे पीछे करता है, जैसे फोकस को पास या कम या ज़्यादा करके पास या दूर की वस्तु को जो देख पाता है नेत्र, तो उसमें नेत्र लेंस जो आगे पीछे होता है यानी समायोजन जो नेत्र लेंस का होता है वह किसके द्वारा होता है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। यदि आप मानव नेत्र का चित्र देखेंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि नेत्र का जो लेंस होता है वह सिलियरी पेशियों द्वारा ही बंधा होता है। तो जब हमारा नेत्र किसी भी दूर या पास की वस्तु को देखता है जिसके लिए फोकस आगे पीछे यानी नेत्र लेंस को आगे पीछे करने की ज़रूरत होती है तो वह सिलियरी पेशियों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? कहता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दो प्रकार की धाराएं होती हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए कहता है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी कहता है 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी कहता है 50 हर्ट्ज या ऑप्शन डी कहता है 60 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 50 हर्ट्ज। यानी प्रश्न संख्या 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वह होती है 50 हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है? 6 कहता है फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें फैराडे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी यानी बहुत सारे खोज की, जिसमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है, विद्युत अपघटन के नियम है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उन फैराडे ने जो भी क्रांतिकारी खोज की उनमें से कौन कौन खोज इसमें शामिल है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत अपघटन के नियम। ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा और विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने दोनों क्रांतिकारी खोज की, यानी फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की भी खोज की और विद्युत अपघटन के नियम को भी उन्होंने दिया। अतः प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। क्या कहता है? किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी असमान होता है, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए समान होता है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर
सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह एक समान होता है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कम या ज़्यादा नहीं होता है। धारावाही परिनालिका के सभी क्षेत्रों पर पृष्ठों पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। हम जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या ऑप्शन डी प्रिज्म का। तो प्रश्न संख्या 8 बहुत ही आसान है, सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। यह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, प्रिज्म का। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश की एक किरण को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया जाता है वो किन कांच का प्रयोग करके किया जाता है, तो वह प्रिज्म का प्रयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। अतः प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। मानव नेत्र के रेटिना पर जो वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए कहता है परितालिका के द्वारा, ऑप्शन बी पक्षमाभिक पेशियों के द्वारा, ऑप्शन सी अभिनेत्र लेंस के द्वारा, या ऑप्शन डी कछाव द्रव्य के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी अभिनेत्र लेंस के द्वारा। अभिनेत्र लेंस के द्वारा जो है वह रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक है। हम लोग देखते हैं जो प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम बनता है उसमें सबसे ज़्यादा झुकाव किस रंग के प्रकाश का होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए देख लेते हैं लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी यानी कि बैगनी। स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का झुकाव होता है वह होता है बैगनी रंग के प्रकाश का। अतः प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी भी लेंस में बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ उभरे हुए हों तो वो कौन सा लेंस होगा, यानी कि इस प्रकार का लेंस होगा। यानी बाहर की ओर एक गोलीय पृष्ठ और इधर से भी बाहर की ओर गोलीय पृष्ठ होगा, तो इस प्रकार के लेंस को क्या नाम देंगे। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी समतलोत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी समतल अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका उत्तर जानते ही होंगे। उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 13 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 13, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगी, जो कोई रोगी होता है जिसको नाक, कान या गले की जो बीमारी होती है उस बीमारी के जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कहता है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कहता है समतल दर्पण, ऑप्शन सी कहता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण का। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए डॉक्टर जो दर्पण प्रयोग करते हैं वह होता है अवतल दर्पण। अतः प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 1। तो ये भी आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 2 नियम।
प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। क्या कहता है 15 प्रश्न? बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का फ्यूज का जो तार होता है वह किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए टीन का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तांबे और टीन दोनों का। यानी कि बिजली में जो फ्यूज लगा होता है वह एक मिश्र धातु का बना होता है जिसमें तांबे और टीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों का प्रयोग करके वो तार को बनाया जाता है जो फ्यूज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 का जो है ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। क्या कहता है? प्रश्न संख्या 16 कहता है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहेंगे? जिन पदार्थों से विद्युत धारा यानी करंट फॉलो नहीं करेगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कहता है विद्युत रोधी, ऑप्शन बी कहता है विद्युत चालक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी कहते हैं और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत चालक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? क्या प्रोटीन अवशोषण प्रक्रिया में भाग लेता है? प्रोटीन का जो अवशोषण होता है उस प्रक्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन ए कहता है नहीं, ऑप्शन बी कहता है हाँ, ऑप्शन सी कहता है ए बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए नहीं, प्रोटीन जो होता है आवेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक ही हाँ और नहीं दोनों कैसे हो सकता है? ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर जो है प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नहीं, प्रोटीन आवेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कहता है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है किस चीज़ से? जो एक परिपथ होता है बिजली का तार परिपथ, उसमें दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है एमीटर, ऑप्शन बी कहता है वोल्टामीटर, ऑप्शन सी कहता है डायनेमो, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी वोल्टामीटर। दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर मापा जाता है इसे वोल्टमीटर कहते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 18 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या कहता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ यानी मीनिंग जल होता है? ऑप्शन ए है पेट्रो, ऑप्शन बी है टर्बो, ऑप्शन सी है नाइट्रो, ऑप्शन डी है हाइड्रो। किसका मतलब जल होता है? तो प्रश्न संख्या 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी लोग जानते होंगे, आसान प्रश्न है, हाइड्रो, यानी हाइड्रो का मतलब जल होता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। जब हम किसी तार में या किसी चालक में ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो उसका जो प्रतिरोध होगा यानी कि वो चालक का जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? क्या रेजिस्टेंस किसी भी चालक का ताप बढ़ाने यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर। देखिए तो ऑप्शन ए कहता है बढ़ता है, ऑप्शन बी कहता है घटता है, ऑप्शन सी कहता है बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 20 का? तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी जब हम ताप बढ़ाते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो बढ़ेगा, और जब हम ताप घटाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बढ़ता।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21। 21 कहता है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए कणों का प्रवाह है, ऑप्शन बी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी प्रकाश जो सूर्य से हमारे यहाँ तक आता है, प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह है, छोटे छोटे कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली कोई ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है, या ताप करने वाली कोई ऊर्जा है जो टेम्परेचर को पृथ्वी पर बढ़ाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 21 का जो है वो बी ऑप्शन सही है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को प्रभावित करती है, यानी कि इस ऊर्जा के द्वारा हम देख पाते हैं। और ऐसे प्रकाश कणों का भी प्रवाह इसे हम कह सकते हैं। इस आंसर पे हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस प्रश्न पे। कणों का भी एक प्रवाह है, यानी फोटोन का प्रवाह भी माना जाता है प्रकाश के कण को। तो फिलहाल आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, ऑप्शन ए कहता है कॉर्निया की शिथिलता से, ऑप्शन बी परितालिका के शिथिलता से, ऑप्शन सी एरिस की शिथिलता से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी आप देखते होंगे कि जब हम अंधेरे कमरे से बाहर प्रकाश में, यानी पूर्ण प्रकाश में, उजाला में आते हैं तो हमें कुछ देर तक अंधेरा दिखाई देता है, आँख चिलमिला जाता है। या फिर हम बहुत तेज़ धूप से अचानक से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है, कुछ भी कमरे में हमें नज़र नहीं आता है, पूरा आँख के सामने कुछ चिलमिल सा होने लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा जो होता है हमारे आँखों में किसके कारण होता है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऐसा पुतली के फैलने और सिकुड़ने से होता है। तो किसकी शिथिलता के कारण पुतली फैलता है और सिकुड़ता है? प्रश्न संख्या 22। 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी परितालिका से। ऑप्शन होगा बी, परितालिका के शिथिलता से। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23। स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है विराम अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन बी कहता है कि गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन सी कहता है दोनों अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन डी कहता है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं स्थिर विद्युत आवेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विराम अवस्था में रहते हैं। यानी स्थिर विद्युत में आवेश जो है वो विराम अवस्था में रहता है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 24 कहता है दूरदृष्टि वाली आँखों को साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आँख जो है वो किसको साफ साफ देख सकती है? ऑप्शन ए कहता है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी कहता है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी कहता है बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। चलिए प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 क्या कहता है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखता है, इसका क्या कारण है, कैसे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण। तालाब का जो जल होता है वो गहराई ज़्यादा होने पर भी हमें कम गहरा दिखता है। ऐसा किसके कारण होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है विवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है अपवर्तन के कारण, या ऑप्शन डी ध्रुवण के कारण। तो प्रश्न संख्या 25 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है हमें गहरा तालाब भी कम गहराई दिखता है, या फिर हम किसी तालाब में या गड्ढे में जब सीधी छड़ी को डाल देते हैं या किसी
छड़ी यानी कि स्टिक को अगर हम सीधी स्टिक को अगर हम डालेंगे तो वो हमें टेढ़ा दिखाई देता है। तो इसका भी कारण जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बैठते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 26। क्या कहता है प्रश्न संख्या 26? चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। यदि किसी लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो अगर नेत्र दान करना चाहते हैं या पहले से दान दिए हुए हैं या उनके जो घर के सदस्य होते हैं वो नेत्र दान करना चाहते हैं, तो मृत्यु होने के बाद कितने घंटे के अंदर उनका नेत्र जो है वो निकाल लेना चाहिए बॉडी से। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए में दिया है, 2 से 3 घंटे के भीतर। ऑप्शन बी कहता है 4 से 6 घंटे के भीतर। ऑप्शन सी कहता है 8 से 10 घंटे के भीतर। या ऑप्शन डी कहता है 10 से 12 घंटे के भीतर। तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 से 6 घंटे के भीतर। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके आँखों को 4 से 6 घंटे के भीतर ही निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 से 6 घंटे के भीतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है? कहता है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। वर्ण मतलब रंग। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है या वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है हरा, ऑप्शन बी में दिया है श्यान, ऑप्शन सी में दिया है पीला, ऑप्शन डी में दिया है नीला। तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन 27 सॉरी प्रश्न संख्या 27 का होगा सही आंसर ऑप्शन बी, यानी श्यान। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर श्यान रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर बढ़ते। प्रश्न संख्या 28 कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए क्षेत्र का, ऑप्शन ए ऑस्टाड, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र का के तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है ऑस्टाड भी होता है और टेस्ला भी होता है, दोनों से दोनों होगा। चलिए तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। 29 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 29 में? प्रश्न संख्या 29 कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है किन रेखाओं की निकटता को बतलाता है? ऑप्शन ए कहता है क्षेत्र का मान, ऑप्शन बी कहता है मान और दिशा, ऑप्शन सी कहता है क्षेत्र और दिशा, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वह निकटता बतलाता है किस चीज़ के? तो क्षेत्र के मान का। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। क्या कहता है प्रश्न संख्या 30? दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे फोकस कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी द्वारक कहा जाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे हम द्वारक कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या है? देखिए 31 कहता है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल आयन OH-, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयन H+, ऑप्शन सी हाइड्रोनियम आयन H3O-, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल आयन, यानी वे सभी भस्म कहे जाएंगे जो जल में घुलने के बाद OH- आयन देंगे। ठीक है, वे सभी भस्म कहे जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल आयन। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 32 कहता है वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन ए में है ऑप्शन बी अम्लीय लवण, ऑप्शन सी भस्मीय लवण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं वो क्या कहे जाते हैं? प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य लवण। क्या कहलाएंगे? सामान्य लवण कहलाएंगे जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 33 क्या कहता है? प्रश्न 33 कहता है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो यूरिया बना था उसका संश्लेषण किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? यूरिया को किन वैज्ञानिकों ने बनाया था? तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए कहता है कोलबे ने, ऑप्शन बी कहता है बोहर ने, ऑप्शन सी कहता है बर्जीलियस ने, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक का नाम दिए हुए हैं इनमें से कोई भी सही नाम नहीं है जिन्होंने यूरिया का संश्लेषण किया था, अतः इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 34। क्या कहता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ऑप्शन ए कहता है मीथेन, ऑप्शन बी कहता है इथेन, ऑप्शन सी कहता है एथीन, और ऑप्शन डी कहता है एथाइन। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का जब जल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा, एथेन मिलेगा, एथीन मिलेगा, या एथाइन मिलेगा? तो प्रश्न संख्या 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी एथाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड का जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एथाइन मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 35 कहता है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है? यानी लोहा में जब हम लिंक का लेपन करते हैं यानी पेंटिंग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, या ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहा में जिंक का लेपन जो होता है वो गैल्वेनीकरण कहलाएगा। तो 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में कौन अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए कॉपर Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au, यानी औरम सोना, Ag सिल्वर, Hg पारा, और कॉपर तो जानते हैं। चलिए 36 में कौन अधिक क्रियाशील धातु है? तो प्रश्न संख्या 36 का सही होगा ऑप्शन ए, यानी कॉपर इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु C6H12O6 इसका परमाणु सूत्र होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो प्रश्न संख्या 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6। सभी लोग को पता होना चाहिए, होगा ही, कि ग्लूकोज का परमाणु सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6।
तो इसमें O6 कह रहा है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 38 कहता है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तत्वों का जो आवर्त सारणी प्रारंभ में विकसित किया गया था, उसमें से सबसे ज़्यादा योगदान यानी प्रमुख योगदान किनका रहा? ऑप्शन ए कहता है डोबेराइनर का, ऑप्शन बी कहता है मोस्ले का, ऑप्शन सी कहता है मेंडलीफ का, ऑप्शन डी कहता है न्यूलैंड्स का। किनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा आवर्त सारणी बनाने में? प्रारंभिक दौर में यानी शुरुआती दौर में जो आवर्त सारणी, अभी का जो हमारे केमिस्ट्री का जो तत्वों का आवर्त सारणी है उसको जो बनाया गया, उसमें शुरुआती दौर में किनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? ऑप्शन ए बताए हैं डोबेराइनर का, मोस्ले का, मेंडलीफ का, न्यूलैंड्स का। किनका रहा? तो प्रश्न संख्या 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेंडलीफ का। तो शुरुआती दौर में किनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? मेंडलीफ का। इसीलिए आज भी मेंडलीफ के नाम पर आवर्त सारणी चलता है। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा ही होगा और पढ़ा भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है समस्थानिकों के गुणधर्म का समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, जो समस्थानिक होते हैं, प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि जो समस्थानिक होते हैं उनका गुणधर्म समान होता है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है समान होते हैं, ऑप्शन बी में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी ए बी दोनों होते हैं यानी समान और भिन्न दोनों होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के गुण धर्म तो समान होते हैं लेकिन उनका परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न होता है। किसी का अगर दो समस्थानिक है तो उन दोनों का जो गुण धर्म होगा वो एक जैसा होगा लेकिन दोनों के बीच का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि उनमें जो है प्रोटॉन की संख्या समान हो जाती है और न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है हमारा 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? प्रश्न 40 कहता है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। यानी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों को अगर हम दोनों के विलयन को आपस में मिलाते हैं तो एक अवक्षेप बनता है। वह अवक्षेप का रंग कैसा होता है? जो नया अवक्षेप बनेगा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर वो कैसा अवक्षेप होगा? श्वेत रंग का अवक्षेप होगा, भूरा रंग का अवक्षेप होगा, नीला रंग का होगा या पीला रंग का होगा? किस प्रकार का अवक्षेप होगा? प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी श्वेत रंग का। कैसा होगा? श्वेत रंग का होगा। यानी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को आपस में मिलाने पर जो अवक्षेप बनेगा वह श्वेत रंग क्षेप बनेगा। तो आज हम लोग इतना ही तक इस वीडियो में रखेंगे। 40 प्रश्नों के इस सीरीज को रखेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 41 से लेकर 80 तक को कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ का वीडियो ये 1 है, वीडियो 2 का इंतज़ार करें और जल्द ही हम वीडियो 2 भी लाएंगे और अपलोड करेंगे आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे तरह से पढ़ें, याद करें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। सभी लोग मिल के बढ़िया से तैयारी करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या आप जोड़ना चाहते हैं या इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं। आपका बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। इसी के साथ मैं प्रिंस कुमार इस वीडियो को यहीं पर, आज का जो क्लास है इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।